ओके। सो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ प्रोविडेंट फंड। हम इस प्रोविडेंट फंड में समझेंगे कि ये प्रोविडेंट होता क्या है और सैलरी में इसका जो रोल है वो क्या है। एज पर प्रोविडेंट फंड जब हम समझने की कोशिश करते हैं, हम सिंपली ये कहेंगे टू एनकरेज सेविंग्स फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय। यानी ये जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर या मास्टर जिसको हम कहते हैं, या आम टर्म्स में अगर गवर्नमेंट मुलाजिम होगा तो गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर को ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो मुलाजिम है या जो जो इसके अंडर काम कर रहा है, इसको एक सोशल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन इसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। पैसों की ज़रूरत कैसे पड़ेगी? हो सकता है आगे इसके बच्चों की पढ़ाई बाहर करनी हो, या इसको शादी का मसला हो, या इसको मकान में रिपेयर करना हो, या कोई भी ऐसा सोशल इशू जिसके से इसका विकार बराबर रहे, तो उस वक्त इसको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए सेविंग को एनकरेज करने के लिए एक फ़ंड मुकर्रर किया गया है जिसको हम कहते हैं प्रोविडेंट फ़ंड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज सेविंग फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय। ये फ़ंड क्या है? ये एक अकाउंट है जो मुलाजिम के नाम पे हैं, जिसमें दो चीज़ें जमा होती हैं। एक, कुछ पोर्शन इसमें गवर्नमेंट डालता है और कुछ पोर्शन इसमें एम्प्लॉय डालता है। यानी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सैलरी इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ, वन इज़ बाय एम्प्लॉय, अनदर इज़ फ्रॉम एम्प्लॉयर। मिसाल के तौर पर जब ये अकाउंट किसी एम्प्लॉय के नाम पे खोला गया, तो सपोज़ इसने इस अकाउंट में 1000 रुपया डाला, तो गवर्नमेंट ने भी 1000 रुपया डाला। तो एनकरेजमेंट ये मिल गई कि एम्प्लॉय को पता है कि जितना मैं इसमें डालूंगा उतना भी गवर्नमेंट ही डालेगा। यानी अगर इसमें 1000 रुपये जमा करवाया तो उसमें 2000 रुपये जमा हो गई। नॉर्मली यही होता है कि जितना एम्प्लॉय डालेगा उतना एम्प्लॉयर डालेगा, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए लिमिट है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डाल सकता है। एम्प्लॉय की भी अब लिमिट है कि वो भी कितना डाल सकता है। गोया एक अकाउंट खोला गया एम्प्लॉय के नाम पे, जिसमें दो कंट्रीब्यूशन जमा होते हैं। एक, वन इज़ बाय एम्प्लॉयर एंड अदर इज़ बाय एम्प्लॉय। ठीक। अब इस अकाउंट में जब ये एम्प्लॉय के नाम पे आ गया, इसमें क्या है? ओन कंट्रीब्यूशन। एक तो अपना पैसा है इस अकाउंट में। मान लो मेरी 10,000 सैलरी है, मैंने 9,000 रुपये ले लिए, 1000 रुपये मैंने प्रोविडेंट फंड में डाला, गवर्नमेंट ने भी 1000 डाला, गोया कि मैंने 1000 ही डाला, वहाँ 2000 जमा हो गई। सो इन दैट अकाउंट माई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। चूँकि ये पैसा वहाँ रहेगा उसी अकाउंट में कुछ टाइम के लिए या बहुत सालों के लिए, ये डिपेंड करता है, तो उसके बाद उस पर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। यानी अब तीन चीज़ें आ गई, खाली मैंने जो पैसा डाला, उसके बाद एम्प्लॉयर ने जो पैसा डाला, इन दो पे एक इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो तीन चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब जब ये प्रोविडेंट फंड है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ हम एम्प्लॉय की बात करते हैं। अब आपके पास एम्प्लॉय की किस्में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास जो काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टैक्स के एतबार से फ़िलहाल मैंने तीन को आपके आगे लिया। वो है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ये एक प्रोविडेंट फंड है जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। देन वी हैव अनदर फंड दैट इज़ कॉल्ड अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको हम RPF शॉर्ट में कहते हैं। दिस इज़ फॉर प्राइवेट सेक्टर। अनदर फंड इज़ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इट इज़ ऑल्सो फॉर प्राइवेट सेक्टर। यानी फ़ंड की किस्में हैं। एम्प्लॉय की जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसको ये देखना है कि वो किस फ़ंड के लिए एलिजिबल हैं। अभी मैंने तीन फंड्स यहाँ पे लिखे। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मैंने कहा ये गवर्नमेंट के लिए या सेमी गवर्नमेंट के लिए है। उसके बाद मैंने कहा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए है। एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी है प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए। अब आप कहोगे सर ये तो रिकॉग्नाइज्ड भी प्राइवेट कंपनी के लिए है, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड भी प्राइवेट हैं, इसमें क्या फ़र्क है? जब हम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, हम यही कहेंगे कि इट इज़ अ प्रोविडेंट फंड विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, विच इज़ नॉट recognized by the commissioner of income tax।
और जब हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, इट इज़ फाउंड टू विच द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैज़ गिवन द रिकॉग्निशन एज रिक्वायर्ड अंडर इनकम टैक्स। रेस्ट ये सेम है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा वो यही है कि प्रोविडेंट फंड एक सोशल सिक्योरिटी टूल है एम्प्लॉय के लिए। इसको एम्प्लॉयर एनकरेज करता है और ये एक अकाउंट एम्प्लॉय के नाम से खुलता है जिसका नाम प्रोविडेंट फंड है। उसमें एम्प्लॉय का भी आता है कंट्रीब्यूशन, उसमें एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन आता है और आगे जाके उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है। लेकिन हमें टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि अब हमें इस चीज़ को क्या करना है, क्योंकि जब भी हम कोई फेवरेबल चेंज देखते हैं एम्प्लॉय के लिए तो टैक्स वाले उसको टैक्स एलिजिबिलिटी देखते हैं। अब प्रोविडेंट फंड में चूंकि अपना पैसा भी है, एम्प्लॉयर का भी आ गया और इंटरेस्ट भी आ गया है, इसको कैसे डील करना है, किस वाले कंट्रीब्यूशन पे टैक्स देना है, किस वाले इंटरेस्ट पे टैक्स देना है या किस वाले इंटरेस्ट को छोड़ना है, वो रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उस पर हम ये सीखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, ट्रीटमेंट में क्या सीखना है कि एम्प्लॉयर्स ओन कंट्रीब्यूशन टैक्स क्या कहता है उस बारे में, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन उसके बारे में टैक्स क्या कहता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो इसको इंटरेस्ट मिला उसके बारे में टैक्स क्या कह रहा है, और फिर जब इसने ये निकाला, क्योंकि खाली तो इसमें जमा नहीं होगा, इसको निकालना भी है, निकालने में भी अपना रूल है, इसने कब निकाला, कब निकालने में कौन सा फ़ायदा है, वो है नेक्स्ट टॉपिक। सो हम आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड।